हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइन सीरीज अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 2021। सो अपने करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आई विश यू वेरी गुड लक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI 2005 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको RTI के रिलेटेड स्टेटमेंट्स बतानी है। पहला स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे, non-government organization substantially financed directly or indirectly by central government is a public authority under RTI Act 2005। पहला स्टेटमेंट ही कह रहा है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, उन्हें पब्लिक अथॉरिटी कहा जा रहा है RTI एक्ट के अंदर। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन विच वुड प्रीजुडाइसली अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर अंडर द RTI एक्ट 2005। ये कह रहा है कि जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मान के चल रही है कि जो आपका जो इंडिया की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को अफेक्ट करेंगे, उनको एग्जेम्प्ट किया गया है डिस्क्लोजर से। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 2 नीदर 1 नॉट 2। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है और आपका आंसर होगा इसमें C, विच मीन्स आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सो RTI एक्ट 2005 इसमें सिटीजन को राइट किया गया है कि वो एक्सेस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है और पब्लिक अथॉरिटी को कंट्रोल कर सकता है। अब जब यहाँ पे बात आती है कि पब्लिक अथॉरिटी, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी करा है कि पब्लिक अथॉरिटी किसे कंसिडर करेंगे। सो पब्लिक अथॉरिटी वो होंगे जो बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा को ऐसी किसी लॉ के थ्रू बने हैं जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाई है, स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ के थ्रू बने हैं, किसी नोटिफिकेशन के थ्रू बने हैं जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने निकाला है, body owned, controlled or substantially financed by the government, non-governmental organization substantially financed directly or indirectly by funds provided by the appropriate government। ये सब आपकी पब्लिक अथॉरिटी में कंसिडर किए जाएंगे। सेक्शन 8 जो है RTI का, वहाँ पे एग्जम्पशंस दिए गए हैं डिस्क्लोजर के, उन इन्फॉर्मेशन के जो आपकी इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजी, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इन सबको अफेक्ट करेंगे, उनको यहाँ पे क्या करा गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है इन्फॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। यहाँ पे आपको इन ग्राउंड्स के बेस पे एग्जेम्प्ट किया गया है इन इन्फॉर्मेशन को। विच ऑफ द फॉलोइंग / पब्लिक अथॉरिटी अंडर RTI एक्ट। आपको बताना है इन सब के अंदर पब्लिक अथॉरिटी किसे कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट, UIDAI, पॉलिटिकल पार्टीज। और आपके ऑप्शन है 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 to 3 ओनली। आपको बताना है इसमें से किस किस को RTI के अंदर पब्लिक अथॉरिटी में कंसिडर किया जा सकता है। आंसर होगा आपका D, विच इज 1 to 3। सो आपका सुप्रीम कोर्ट भी आपका RTI में कंसिडर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। UIDAI भी आपका इसमें कंसिडर किया जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज भी आपकी इसमें कंसिडर की जाएंगी। यहाँ पे जैसे कि इसने फिर से वही बताया है कि आपका कौन कौन सी जो लॉ आपकी लॉ के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में है, लॉ के थ्रू बनी है, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनी है, नोटिफिकेशन के थ्रू बनी है, ओन, कंट्रोल, सब्सटेंशियली फाइनेंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाय द फंड्स प्रोवाइडेड फॉर द एप्रोप्रिएट आपका गवर्नमेंट। सो ये सब आपका किसके अंदर आ जाएगा, RTI के अंदर आ जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। आपको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट ये है कि इट इज कमेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दूसरा ये कहता है कि द कास्ट पोर्शन ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हैज़ नॉट बीन डिस्क्लोज सो फार। आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and both 1 2 नीदर 1 nor 2। और इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा B, विच मीन्स आपका सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। अच्छा, पहला गलत क्यों जाता है, क्योंकि होम अफेयर्स नहीं आता है यहाँ पे। सो क्या आएगा आपका, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है ये आपका कास्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को कंडक्ट करता है। 2011 में इन्होंने किया था, 2011 वाले की बात जो कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट could possibly seek access to these data pertaining to Tamil Nadu as a part of its exercise। तो ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करा जाता है इसका डेटा को, ठीक। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज / करेक्ट। आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है आपका द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज अ नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1894। The IOC has aim of ensuring the regular holding of Olympic Games and fostering Olympism and Olympic movement। तो ओलंपिक के बारे में आपको ये बात कही गई है। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, A ओनली, B ओनली, बोथ या नन, एंड योर आंसर विल बी बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आपने द हिंदू में आर्टिकल देखा होगा जो नीरज चोपड़ा के बारे में आया है जिन्होंने गोल्ड जीता है। सो इम्पॉर्टेंट तो वैसे तो इम्पॉर्टेंट है अदर एग्जाम्स के लिए, और बल हमारे लिए फिर ओलंपिक गेम्स भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, कमिटीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं।
सो जो आपकी IOC है ये परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इससे पहले अगर हम क्वेश्चन में आए वापस से, तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1984 में आई थी। यहाँ पे आपका ये रेगुलर होल्डिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स देखती है। और इसके बारे में पढ़े तो परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये अपने मेंबर्स को खुद इलेक्ट करती है। ईच मेंबर मस्ट स्पीक फ्रेंच और इंग्लिश आनी चाहिए, या फिर सिटीजन होना चाहिए नेशनल ओलंपिक कमेटी का, उन कंट्री का जो कि नेशनल ओलंपिक कमेटी में है। कुछ एक्सेप्शन है, एक आध कंट्रीज के लिए एक्सेप्शन रखे गए हैं यहाँ पे। मेंबर्स वर ओरिजिनली इलेक्टेड फॉर लाइफ बट दोज इलेक्टेड आफ्टर 1965 मस्ट रिटायर एट 75। ये बोल रहे हैं कि कुछ जो मेंबर्स तो मोस्टली आपके ऑल ओवर लाइफ के लिए होते हैं, लेकिन कुछ जो आपके 1965 के बाद आपके ऐड हुए हैं, अब उनको 75 पे रिटायर होना पड़ेगा, ऐसे इसमें लिखा गया है। IOC फाइनल अथॉरिटी होती है कोई भी क्वेश्चन अगर आपका ओलंपिक से रिलेटेड हो। फर्स्ट टाइम 2004 नेशनल ओलंपिक कमेटी रिप्रेजेंट किया गया था 2012 के यहाँ पे इसको गेम्स में। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसका 4 बार मिलता है 1 साल में, पढ़ सकते हैं एक बार आप इसको। यूजुअली 6 मेंबर होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, मेंबर को इलेक्ट किया जाता है 4 साल के टर्म पीरियड के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इसका डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी जनरल कंडक्ट करते हैं। ओलंपिक कैरेक्टर इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल में बेस होता है एंड सो ऑन, ये सब आप पढ़ सकते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नाम? Non-alignment movement is an international forum of 120 developing countries that believe in the idea that non-alignment with major power blocks. दूसरा, it was established in 1961 in Belgrade, former Yugoslavia, under the leadership of then Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, President of Egypt Gamal Abdel Nasser, President of Yugoslavia Joseph Broz Tito। सो आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट नाम के बारे में। A only, B only, both है none। आंसर होगा बोथ, दोनों ठीक है। तो आपने द हिंदू में देखा होगा ये आर्टिकल किस तरीके से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में, ये पिक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होंगी, ठीक। सो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको यहाँ पे डीकोलोनाइजेशन देखने को स्टार्ट होता है, विच मीन्स आपका कई कंट्रीज़ जो हैं अब वो जो पहले कॉलोनीज़ हुआ करती थी, ओके, अब वो फ्री होने लगी हैं। अब वो फ्री होने लगी हैं तो इसके साथ ही एक और चैलेंज सामने देखने को मिल रहा है। आपका 2 पावर ब्लॉक बन गए हैं दुनिया में, एक आपका US, दूसरा आपका USSR हो चुका है। सो अब क्या होगा कि जो यहाँ पे कंट्रीज़ को या तो USA को ज्वाइन करना था या तो आपको सोवियत यूनियन को ज्वाइन करना था, लेकिन कुछ कंट्रीज ने ये सोचा कि हम यहाँ पे म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे और हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं होंगे, ठीक। और द कोलैप्स ऑफ कॉलोनिज्म एंड कोल्ड वॉर वाज लेड टू द नीड कोऑर्डिनेशन अमंग द ग्लोबल साउथ। सो यहाँ पे एक थर्ड वर्ल्ड टर्म निकल के आया और यहाँ पे इन कंट्रीज़ के लिए बोला गया जो कि किसी भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं हो रही है कोल्ड वॉर के टाइम पे। नाम का कोई आपका परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ये फॉर्मल हायरार्की नहीं है। इसका जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है रोटेशनल नॉन हायरार्की होता है, ठीक है। डिसीजन इनके कंसेंसस बेस होते हैं विच नीड नॉट टू बी यूनिवर्सल बट ओनली रिक्वायर सब्सटैंशियल अग्रीमेंट। कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो है यहाँ पे इनका न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलता है। हर 3 साल में इनको मिलना होता है, मीट एवरी 3 years एट नाम समिट। और यहाँ पे चेयर जो होती है ये चूज़ की जाती है, चेयर इन द सेंस कि कौन हेड करेगा, वो 3 साल के लिए होते हैं क्योंकि 3 साल में ही मिल रहे हैं। तो हर मेंबर के पास यहाँ पे इक्वल वेटेज होता है, कोई यहाँ पे एक ओवर नहीं होता है। करंट जो चेयरपर्सन है नाम के वो है इल्हाम अलवीज़, जो है अजरबैजान के आपके प्रेसिडेंट। इनकी पोस्ट 2022 तक होगी। अभी नाम में हमारे 120 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर में से एक है। हमारे नेबर जो हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब नाम के मेंबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चाइना इसका मेंबर नहीं है, बस इसमें ऑब्जर्वर स्टेट है। जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट वेस्टर्न सहारा एंड साउथ सूडान, ये नाम के मेंबर नहीं है। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ है सब नाम के मेंबर है। अमेरिका में आपको जो मेनली साउथ और सेंट्रल अमेरिकन नेशंस हैं वो आपको इसको मेंबर देखने को मिलेंगे। यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको अजरबैजान, बेलारूस इसका मेंबर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं सुनाई दे रहा है। सो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ में से आपको यहाँ पे कोई नहीं दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली एक ही कंट्री है, ओके। सो ऑस्ट्रेलिया आपका हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सारे कॉन्टिनेंट का अगर हम बात करें तो सबका रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट दिख रहा है एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। देयर आर मैनी मोर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज दैट गिवन ऑब्जर्वर स्टेटस। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को भी ऑब्जर्वर स्टेटस मिले हैं। यूनाइटेड नेशन को मिला है, अफ्रीकन यूनियन को मिला है, अरब लीग को मिला है, कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट को मिला है। लार्जेस्ट इंटर कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन के बाद। यहाँ पे फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट बेलग्राड यूगोस्लाविया में हुआ था 1961 में। उस टाइम 25 डेवलपिंग कंट्रीज़ थी
ठीक। और इंडिया का फाउंडिंग मेंबर हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, और उस टाइम पे ये मोस्टली वो कंट्रीज थी जो उस टाइम में फ्री हुई थी, बट कीन टू कॉल इट अ मूवमेंट रेदर नॉट ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको पढ़ेंगे भी तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, एम फॉर यहाँ पे मूवमेंट स्टैंड होता है। सो जो इसके लीडर्स थे या फाउंडिंग फादर्स थे वो चाहते ही थे कि इसे हम मूवमेंट बोला जाए, ताकि इसमें कोई ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस को अवॉइड करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला इन्होंने इसे। Founding members also stressed on the fact that the name didn't mean members were to be passive or neutral to the world affairs, but rather it affirmated the belief that all countries were free to have an independent opinion on the international affairs. Important ये है कि जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उसके पीछे मोटिव ये था नाम को लाने के पीछे, वो ये नहीं था कि हम न्यूट्रल बन के रहेंगे या फिर हम पैसिव अपना बिहेवियर रखेंगे, बट वो ये था इस एक चीज़ को शो करने के लिए था कि हर कंट्री का अपना एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होना चाहिए इंटरनेशनल अफेयर्स में, और वो किसी भी सुपर पावर से इन्फ्लुएंस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्मोक टावर इज अ स्ट्रक्चर डिजाइंड टू वर्क एज अ लार्ज स्केल एयर प्योरीफायर. This structure fitted with the multiple layers of filters which trap the fine dust particles suspended in the air as it passes through them. सो आपको स्मोक टावर के बारे में बताना है, ए ओनली बी ओनली बोथ है। पहले कह रहे हैं कि वो स्ट्रक्चर है जो कि लार्ज स्केल में आपका एयर को प्यूरीफाई करता है, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो कि फाइन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगी। ठीक, आंसर होगा आपका बोथ दोनों। ठीक है, सो दिल्ली में आपका पहला स्मोक टावर इनॉग्रेट हो रहा है। सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्मोक टावर के बारे में। तो स्मोक टावर जैसे कि हमने पढ़ लिया, ये आपका एयर प्यूरीफाई करता है, मल्टीपल लेयर्स होती हैं। यहाँ पे एयर ड्रॉन थ्रू फैंस इंस्टॉल इन द टॉप ऑफ द टावर पास्ड थ्रू फिल्टर्स एंड देन रिलीज्ड इनटू नियर द ग्राउंड। सो वहाँ पे फिल्टर में वो एयर ऊपर से कैच करेगा उसके, ये आपका मान लीजिए टावर है ना, तो यहाँ से आपको एयर वो यहाँ पे कैच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे फैंस लगे हैं, थ्रू फैन से कैच करेगा, और फिर यहाँ पे आपके फिल्टर्स लगे हैं। फिल्टर्स के बाद वो जो फिल्टर्ड एयर होगी उसको ग्राउंड के पास उसको छोड़ेगा। Yes, smoke tower have been experimented with recent years in cities. इससे पहले दिल्ली से पहले आपके और जगह भी हो रखा है, नीदरलैंड, चाइना, साउथ कोरिया, पोलैंड। पहला जो स्मोक टावर था आपका 2015 में रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आपका क्लीन एयर जोन क्रिएट कर सकता है और 50% जो पर्टिकुलर मैटर है आपके उनको कम कर सकता है। और दिल्ली का पोल्यूशन तो आप जानते ही हैं कि किस लेवल का होता है, जिस वजह से वहाँ पे इस तरीके की जो टेक्निक्स है इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। द टाइटल लाइन ऑफ पंजाब, शेर पंजाब, वॉज गिवन टू, किसको दिया गया था? अकबर, रंजीत सिंह, हेमू, नन ऑफ द अबव, एंड योर आंसर इज बी, रंजीत सिंह। सो महाराणा रंजीत सिंह जो थे, जो कि आपके 13 नवंबर 1780 को आपके बॉर्न हुए थे गुजरानवाला में, जो कि आज पाकिस्तान में है। तो का बहुत पावरफुल थे ये, और यहाँ पे इन्होंने फिर ओवरथ्रू द वॉरिंग मिसल्स एंड एस्टैब्लिश द यूनिफाइड सिख एम्पायर एंड ही कॉन्कर्ड लाहौर इन 1799। सो जो उस टाइम पे आपकी मिसल्स होती थी, अलग अलग मिसल होती थी, तो रंजीत सिंह जो थे वो आपके शुक्र चक्रिया मिसल से आते थे, तो इन्होंने उन सबको ओवरथ्रो करके ये वहाँ पे राजा बने, और फिर इन्होंने इस टाइम पे लाहौर को कैप्चर करा। इनको लायन ऑफ पंजाब कहा गया क्योंकि ही स्टीम द टाइड ऑफ अफगान इन्वेडर्स इन लाहौर विच रिमेन्ड हिज कैपिटल अंटिल हिज डेथ। तो इन्होंने अफगान्स को रोक दिया था लाहौर में, जिसकी वजह से जबकि इनकी डेथ नहीं है तब तक लाहौर इनकी कैपिटल ही बन के रहा। ये इनकी पावर दिखाता है। उनके जो जनरल थे हरी सिंह नालवा, इन्होंने एक फोर्ट बनवाया था, फोर्ट ऑफ जामरूद, जो कि खैबर पास के पास था। ओके, और इसी के थ्रू जो फॉरेन रूलर्स थे वो इंडिया में आए। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वॉज द ओनली फॉरेन सोवरेन लीडर लेफ्ट इन इंडिया, ऑल अदर्स हैव कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट जाता है कि जब ये मरे थे तो ये अकेले ऐसे रूलर थे ऑल ओवर इंडिया में जो कि सोवरेन थे। लाइक इनके ऊपर ब्रिटिशर्स की जब तक ये जिंदा थे तब तक ब्रिटिशर्स ने इनके साथ फ्रेंडशिप बना के रखी, इनको कॉन्कर करने की कोशिश नहीं करी। बट इनकी डेथ के बाद की आगे की कहानी तो फिर हम सब जानते ही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? ही ऑल्सो एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स स्पेशली फ्रेंच टू ट्रेन हिज ट्रूप। उन्होंने फ्रेंच जनरल जीन फ्रैंकोइस अल्हाट को भी रखा था ताकि आर्मी को मॉडर्नाइज कर सके। अब आप इनका स्कोप देख रहे हो, क्यों जो ब्रिटिशर्स थे वो इनसे फ्रेंडशिप बना के रखना चाहते थे, क्योंकि एक तो इन्होंने इतने बड़े टेरिटरी और इतनी इंपॉर्टेंट टेरिटरी पे इनका कब्जा था, दूसरा इनकी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इनकी आर्मी में इन्होंने मॉडर्नाइजेशन का पूरा ध्यान रखा गया था। और इंडियन रूलर से जो चीज़ इन्हें अलग करती है वो यही थी। और इंडियन रूलर जब हम पढ़ते हैं वो क्यों हारे? क्योंकि उनकी जो आर्मी थी वो ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में कम मॉडर्न थी। इनका जो एम्पायर था उसमें जो आपका लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, काबुल हो गया, पेशावर हो गया, बाउंड्री सेटअप टू वेंट टू लद्दाख,
जोरावर सिंह जो फिर आपके जम्मू कश्मीर के जम्मू के थे, फिर उन्होंने आपका लद्दाख कंकर किया, यहाँ पे ये सब है, आप उसके बाद पढ़ सकते हैं। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, हरमिंदर साहिब जो अमृतसर में है, इन्होंने इसको गोल्डन टेम्पल में कन्वर्ट किया। कैसे? इन्होंने उस पर पूरा गोल्ड का लेयरिंग करवा के। और इनको ये भी क्रेडिट दिया जाता है कि हजूर साहिब गुरुद्वारा जो था इसमें इन्होंने फंडिंग दी थी, जो आपका फाइनल रेसिपीस है गुरु गोविंद सिंह जी का, नांदेड़ महाराष्ट्र में। रणजीत सिंह लाहौर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों न्यूज़ का पार्ट था, क्योंकि आपने सुना होगा कि लाहौर में जो इनकी मूर्ति थी बहुत बड़ी सी, उसे तोड़ दिया गया था फिर से। 1839 में इनकी डेथ हुई थी और इन्होंने लाहौर को 1799 में कैप्चर किया था। ही वॉज इन्वाइटेड to rule the city by its Hindus and Muslims and Sikh elites. He brought peace and security to Lahore, revived its economic and cultural glory, and ये सब बातें आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। He carried out repairs at the Lahore fort which was built by Emperor Akbar. मापिला रेवोल्यूशन वॉज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? बंगाल, बॉम्बे, केरला, पंजाब। आपका आंसर होगा सी, केरला। सो मापिला या मोपला जो भी कहना चाहें, रेवोल्यूशन जो है 1921 का है, जो कि आपका मोपला मतलब क्या होता था, जो मुस्लिम्स होते थे मालाबार के, मालाबार मतलब यहाँ पे आपके नॉर्दर्न केरला का जो साइड होता था वहाँ पे कहा जाता था। किसके अगेंस्ट हुआ था? ब्रिटिशर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट हुआ था। ओके, और 2021 में इसकी 100th एनिवर्सरी थी, इसलिए ये न्यूज़ का पार्ट था। क्यों ये रिवॉल्ट हुआ था? क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग गया था जो फ्यूडल सिस्टम था उसके अगेंस्ट में और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और जिस वजह से हमें वहाँ पे हिंदू मुस्लिम के कम्युनल वायलेंस देखने को मिला। गांधी जी अलॉन्ग विद शौकत अली एंड लीडर ऑफ खिलाफत मूवमेंट विजिटेड कैलिकट ऑन 1920 टू स्प्रेड द कंबाइंड मैसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट रेसिडेंट ऑफ मलाबार। फिर क्योंकि यहाँ पे आपको कम्युनल वायलेंस देखने को मिला है तो गांधी शौकत अली के साथ गए थे। शौकत अली जो आपके खिलाफत मूवमेंट के एक लीडर थे, सो एक भाईचारे का एक मैसेज देने के लिए वहाँ पे ये गए थे। और इन रिस्पॉन्स टू दिस खिलाफत कमेटी ने एक खिलाफत कमेटी बनी मालाबार में, और यहाँ पे देखा गया कि किस तरीके से सपोर्ट करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। Which among of the following is correct about PM Kusum scheme? करेक्ट बताना है। The scheme is an initiative of Ministry of Power. It is a scheme for farmers for installation of solar pumps, grid connected solar and other renewable power plants in the country. आपको बताना है करेक्ट, A only B only both है ना, आपका आंसर होगा इसमें बी ओनली, पहला गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। बाकी तो आपको पता ही होगा कि सोलर पंप्स को इंस्टॉल करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे। फरवरी 2019 में आया था। ऑब्जेक्टिव ये था कि फाइनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। एम क्या है? 2022 तक का है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट ये है। तो यहाँ पे 27.5 लाख सोलर वाटर पंप्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 17.5 लाख पंप्स को इंस्टॉल किया जाएगा ऑफ ग्रिड, ठीक। फिर यहाँ पे आपके डिस्कॉम्स वर्थ आपके 60,000 एनुअली पर ईयर। फार्मर कैन सेल सरप्लस, जो सरप्लस सोलर पावर होगा उसको फार्मर्स उसमें सेल भी कर सकते हैं। 10 लाख के पंप्स को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा लोकेशंस में, ठीक। और यहाँ पे 2 मेगावाट की यहाँ पे कैपेसिटी वाला पावर प्लांट यहाँ पे रहेगा। As per provision, the grid-connected agriculture pumps can be solarized and with the central and state subsidy of 30% and the farmers contribution of 40%. तो state subsidy provide कर रहा है 30%, बाकी 40% आपका भी फार्मर का contribution देखने को मिलेगा। स्कीम इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो जो आपके स्टेट नोडल एजेंसी हैं आपकी किसके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, वो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। Which among of the following is correct? The 1989 Montreal Protocol is meant to protect the ozone layer of upper atmosphere. The protocol mandated the complete phase out of CFC and other ozone depleted substance, which it has successfully managed to do in the last 3 decades. A only B only both है none, और आपका आंसर होगा इसमें both। पहला बिल्कुल ठीक है आपका, 1989 का आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक। तो और दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये मैंडेट करता है किसको, जो CFC को फेज आउट करना और ओजोन का कंप्लीट डिप्लीशन है उसको करना, ठीक। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आपका 1989 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो विद दिस लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन। आई होप आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा। थैंक यू सो मच।